नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब कुछ लोग, सभी लोग चर्चा कर रहे थे कि वो जो जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, वो जो हमारा पंजाब प्रांत है उसके स्थानीय निकायों के चुनाव में उसको जीत मिली है। तो सिर्फ स्थानीय निकायों के चुनाव से ये झूठ और अफवाह फैलाने वाली जीएनपीसी उसको लहर बता रही है। ये बात सत्य है कि जिस प्रकार जीएनपीसी हमारे इस्लाम आस्था वाले सीए के मामले में या और मामलों में और हाल के सीए के मामले में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में झूठ और अफवाह फैलाकर उनको शिकार बनाया, उसी प्रकार किसी कानून को लेकर के इस जीएनपीसी और वाम दलों ने हमारे पंजाब स्थित सिख भारतीय भाई बहनों और खास करके किसान भारतीय भाई बहनों को शिकार बनाया और वो मानसिकता भरी। और जो स्थानीय निकायों के चुनाव को वो लहर बता रही है। तो स्थानीय निकायों के चुनाव में पंजाब की जीत में को ये जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस जो है उसको लहर बता रही है। भारतीय जनता के दल बराबर कह रहा है कि ये झूठ बोलने वाली बहुत बड़ी एक प्रोपेगेंडा मशीन है और किसी को कुछ भी ये बोल सकती है और हमेशा सत्य के आगे ऊंचे शुतुरमुर्ग रखने की ऐसे सातिर संगठनों की फितरत और आदत रही है। उदाहरण के तौर पर जब ये देश बता रहा था कि ये वो अंतर्राष्ट्रीय कुछ ताकतें और खालिस्तानी आतंकवादी संगठन पीजेएफ, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन और एसएफजे, सिख फॉर जस्टिस मिलकर के वो टूलकिट समूह ने बनवाया। टूलकिट मतलब इस देश को एक विध्वंस और अस्थिरता की आग में झोंकने का एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम। तो उसमें अपने ही देश के कुछ
दिशा रवि इत्यादि को जब जब इस देश की पुलिस पकड़ती है तो उसके समर्थन में एक गद्दार प्रियंका गांधी बोलती है कि यह देश डर गया। तो सर्वप्रथम हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ये समझ लें कि ये जो जीएनपीसी है वह झूठ और अफवाह इसका पहला हथियार है। और उसी तरह ये वाम दल भी हैं। अब वाम दल के विषय में हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ये जान लें कि जब ये भारतीय जनता दल इस तरह की मुहिम चला रहा है भारतीयता की और देश के दुश्मनों की पहचान करवा रहा है कि ये जो राजनीतिक दलों के वेश में ये गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, काकस और वाम दल प्रमुखता ये दो ये भारत विरोधी बहुत खतरनाक दुश्मन ताकतें हैं। तो कभी कभी वाम दलों के नेता, वाम दलों के कुछ तत्व जो है वो भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारियों से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने चले आते हैं। और कल ही जो है एक वाम दल का, कम्युनिस्टों का एक नेता, एक तत्व जो है भारतीय अवाम ताकत दल से ये झूठ में कह रहा था कि हमने देश के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उसको बताना पड़ा कि उसने कौन सी कुर्बानी दी है कि वो जो अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी तो यही अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। और जिसमें सत्ता हस्तांतरण की बात थी 1947 के आसपास, तो यह एक देश नहीं बल्कि इसके 70-72 टुकड़े की बात कर रहे थे। 1962 की जब लड़ाई हुई थी वो ये चीन के साथ, तो अपने दुश्मन चीन के पक्ष में वो सीधे जो है चीन को आह्वान कर रहे थे भारत में आक्रमण करने के लिए, घुसने के लिए और जीतने के लिए। और सेना को अपनी भारतीय सेना को खून देने की बात आई तो इन्हीं कम्युनिस्टों ने लोगों को मना किया था। तो वो किस कुर्बानी की बात कर रहे थे तो उनको आईना दिखाने वाला कोई एक जो है वो सशक्त पैदा नहीं हुआ, इसीलिए उन समूहों की झूठ बोलने की आदत जो है अभी पड़ी हुई है। उसी प्रकार जो है झूठ और अफवाह फैलाने की जो आदत और जरूरत जो इस जीएनपीसी की है कि कोई अभी ताकत ऐसी नहीं उभरी है जो कि उसके इस आदत का मर्दन कर सके, इसको और इसको मटिया मेट कर सके। तो भारतीय जनता ताकत दल इसीलिए जो है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से वो ताकत दिखाना चाहता है कि अवाम की वो ताकत है कि जो इसकी आदत है जीएनपीसी की, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, काकस की जो झूठ और अफवाह फैलाने की आदत जो है उसको भी मटिया मेट किया जाएगा और नस्ल में नाबूद किया जाएगा। और जहाँ तक कि हमारे पंजाब में हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का प्रश्न है, हमारे किसान भारतीय भाई बहनों का प्रश्न है। ये इतिहास रहा है कि जब भी उनमें देशभक्ति की बात जगाई जाए तो निश्चित है कि वो मानसिकता, वो जज्बा बहुत आसानी से जगाया जा सकता है। और उसी देशभक्ति के जज्बे से जो कि भगत सिंह ने जगाया था पूरे देश को। एक बात और हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को बताना जरूरी है कि जब भी वो भगत सिंह की फोटो लगाएं और अमर शहीदों में सिर्फ भगत सिंह को ही न रख करके देश में और भी भगत सिंह के बराबर और भी वो भारत माता की बल वेदी पर अपना खून, अपना बलिदान
अपने प्राणों की आहुति देने वाले हैं, तो सबका सम्मान और सभी वो अमर शहीदों की कुर्बानी से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, जितना कि भगत सिंह के कुर्बानी और शहादत से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार तमिलनाडु से लेकर के कश्मीर तक और गुजरात से लेकर के मणिपुर तक हर जगह जो है पूरे देश के में जो अपने अमर शहीद रहे हैं, जिन्होंने इस देश की आज़ादी की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने खून का बलिदान दिया है, वो सबको जो है महत्व देने की जरूरत है। सबकी कुर्बानी से प्रेरणा लेने की जरूरत है। इसको अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार जो है उनको बांटने से उनके महत्व और उनके त्याग बलिदान के समान में कमी आएगी। तो इस बात की सावधानी हमेशा पंजाब ही नहीं बल्कि और क्षेत्रों के लिए नसीहत है कि कभी भी क्षेत्रीय आधार पर सिर्फ उन्हीं को, उसी क्षेत्र के अमर शहीदों को का फोटो लगाना और उन्हीं को आगे करना जो है वो क्षेत्रीयता के का जो माने जो अवगुण है, उससे उनके महात्म्य को और उनकी महानता को ठेस पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है। तो इस बात की हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब कि महाराष्ट्र में भी यदि अमर शहीदों की बात आए तो भगत सिंह का भी, सुखदेव का भी, राजगुरु का भी, सुभाष चंद्र बोस का भी, सुब्रमण्यम भारती का भी, रानी गडलियू का, सबका वो जो है सम्मान होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में भी सभी, पश्चिम बंगाल में भी जब बात हो तो सिर्फ जो है वो सुभाष चंद्र बोस की ही बात ना हो, सुभाष चंद्र बोस की भी बात हो, भगत सिंह की भी बात हो, और जो है वो सुब्रमण्यम भारती की भी बात हो, और ये रानी लक्ष्मीबाई की भी बात हो, रानी गडलियू की भी बात हो, रानी चंद्रमा की भी बात हो। तमाम इस तरह से यानी क्षेत्रीयता के मानो एरिया वाइज, तो क्षेत्रीयता के अवगुण से हमारे इन अमर शहीदों की महानता को कम करने का जो दुष्प्रयास होता है, उसको रोकने की आवश्यकता है। तो अब आ जाइए जो पंजाब के स्थानीय निकायों के चुनाव पर जो इस तरह से भ्रम है, और जो इस देश की सबसे भारत की जो सबसे एक गद्दार और दुश्मन संगठन है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज, जो कि उस बात से काफ़ी माने थोड़ी उत्साहित है, उसको लहर कर रही है। तो उसको जानना चाहिए और पूरे देश को जानना चाहिए कि एक तो पंजाब में भारतीय जनता दल बहुत जल्द ही अपने सिख आस्था वाले और किसान भारतीय भाई बहनों के बीच में अवश्य जाएगा और देशभक्ति के जज्बे से उनको जगाएगा, और इनकी जो भी पैठ है जीएनपीसी वालों की, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कांग्रेस वालों की, और जो कम्युनिस्टों की, उनकी पैठ को जो है वो नष्ट में नाबूद करेगा देशभक्ति के जज्बे से और भारतीय एकता के जज्बे से। इतना तो वो हमारे पंजाब के सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भी ये भारतीय अवाम ताकत दल ये बताना चाहता है, और पूरे देश को भी ये बताना चाहता है। लेकिन जो बड़ा तथ्य है, जो कि इसे जीएनपीसी को भी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज को भी जानना चाहिए, देश को भी जानना चाहिए कि सिर्फ पंजाब से ही क्या बात बनेगी, जब जो है वो ये जीएनपीसी पूरा जो उत्तर प्रदेश जो है कि 80 लोकसभा सीट देता है, वहाँ से पूरा गायब है।
बिहार जो 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 कि 42 लोकसभा सीट देता है वहाँ से गायब है, पश्चिम बंगाल से गायब है, और जो है वो आपके मध्य प्रदेश से गायब है, और वो कर्नाटक से गायब है, और आपका जो है और तो इन क्षेत्रों से गायब है। तो कभी भी जो सत्ता वापसी का जो इस तरह से हुआ है वो उसका बिल्कुल असंभव, और गुजरात से वो गायब है, तो और राजस्थान से भी उसको गायब कराया जाएगा। वैसे भारतीय वाम ताकत दल बिल्कुल कह रहा है कि इसको इन दोनों ताकतों को भारत की पावन धरती से ही जो है उसको समाप्त करना ये अंतिम लक्ष्य है। और इसके साथ साथ अपने भारतीय अवाम को भारतीयता के माहौल में माने ला करके एक भारतीय एकता, भारतीय भाईचारा, भारतीयता आधारित सद्भाव और उसी के आधार पर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती, ये जज्बे को लाने के लिए जो है भारतीय वाम ताकत दल वो कृत संकल्प है। और इसके साथ साथ अपनी आवाम की जो है वो खिदमत, उनको भारतीय नागरिक के रूप में उनको इज्जत देते हुए, बख्शते हुए, और बारी और बराबरी के वो सिद्धांत पर, और वो जो खिदमत करने का जो मॉडल है वही जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो मॉडल बताया था, और जो कि जिसको कि सप्लीमेंट करता है, जिसको कि पूरा करता है, हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब का शक्ति और अनुशासन, नियम पालन का मॉडल। तो इसके आधार पर उनको खिदमत भी करना है, और साथ में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे आबादी विस्फोट, जिस पर कि यानी कोई भी राजनीतिक दल बोलता नहीं, तो आबादी विस्फोट को भारतीय वाम ताकत दल उसको रोकने के लिए स्पष्ट है, बल्कि उस आबादी विस्फोट को रोक करके उसको वो ऋणात्मक दिशा में, यानी आबादी को कम करने की दिशा में वो उसको लाएगा, और उसके लिए प्रयास करेगा। आबादी विस्फोट हुआ, आरक्षण भी जो है हमारे देश की सबसे बड़ी जो है वो सबसे बड़ी यानी विभीषिका है। तो आरक्षण को समूल समाप्त करके हमारे देश में जो आर्थिक रूप से माने कमजोर हैं, जिनको आर्थिक मदद की आवश्यकता है, उनको आर्थिक मदद दे करके वो और दैनिक साथ साथ उनको एक प्रेरणा और एक साइकोलॉजिकल अंडरपिनिंग देने की आवश्यकता है कि ये जो साधन आपको दिया जा रहा है वह जो है परिश्रम करिए, मेहनत करिए, और अपनी काबिलियत को निखारिए, न कि आप निकम्मा बनिए। जितने कर्मचारी हैं, जितने अधिकारी हैं, उनमें जो है नैतिकता को बताया गया है कि जो जितने हमारे संत हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस हैं, कबीर हैं, नानक हैं, सूफी संत हैं, आपके जो है वो रहीमदास हैं, तुलसीदास हैं, और जो है संत वो रविदास हैं, रसखान हैं, इत्यादि के जो है मानवता केंद्रित इंसानियत को महत्व देने वाले उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनका एक संकलन, वो नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का एक भाग रहेगा। दूसरा भाग रहेगा हमारे अमर शहीद, जैसे कि आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू,
और भी इन्हीं के स्तर के अमर शहीदों की उनकी जीवन गाथा और जीवन निवृत्ति या लाइफ हिस्ट्री इनके विषय में। तो ये नैतिक शिक्षा जो है पूरे देश के जो है वो पाठ्यक्रम में, और फिर इसका क्या यानी वो साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक असर हुआ है बच्चों पर जो है, और उसका टेस्ट करने के बाद ही जो है वो जो रोजगार दफ्तर हैं, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं, उनमें उनका पंजीकरण होगा, और उसी रोजगार दफ्तर से प्रत्येक भर्ती, प्रत्येक जो है वो इनटेक वो लिया जाएगा, चाहे वो प्रांतीय सरकार का हो, चाहे केंद्र की सरकार का हो, चाहे निगम का हो, चाहे सरकारी हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, कोई भी हो, और जो है जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी, और जो एमएनसी कंपनियां, जो विदेशी कंपनियां हैं, ये वो भी भर्ती करती हैं, तो उनको भी उसी उसी रोजगार दफ्तर या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से उठाना होगा, जहाँ पर कि जो नैतिक शिक्षा और नैतिक रूप से जो है उनके मानस पटल पर वो जो है मानवता और देशभक्ति का माने ये मानसिकता जिनमें आई हुई है, उन्हीं अभ्यर्थियों को जो है वह एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से या रोजगार दफ्तर से उठाना होगा। और जो काम कर रहे हैं, जो कार्यरत है कर्मचारी, उनका भी वो साइको टेस्ट को करवाएगी। तो इस प्रकार से जितने भी कर्मचारियों का जो ये फोर्स है, उनमें भी माने मानवता और जो है मानवता केंद्रित और जो है देशभक्ति के जज्बे से उनको वो करेगा। लेकिन जो ये जो राजनीतिक और जो सामाजिक वातावरण है, उसको जो है भारतीयता आधारित वो माने प्रेम, अखलाक, मोहब्बत, एकता, भाईचारा, सद्भाव, उसको लाने की वो उसको लाएगा, और इसके लिए जो है और इसी के लिए वो कोशिश कर रहा है। तो ये जो है तो निकाय के चुनाव पर जो है कोई बहुत बड़ी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और जेएनपीसी को बहुत वो उछलने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐतिहासिक तथ्य जो है हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझना जरूरी है। आज भी जो समझना है कि आज भी ये बहुत आवश्यक है कि ये समझने कि हमारा और हमारे देश का, हमारे भारतीय समाज का शत्रु कौन है, इसके पहचानने में अभी भी बहुत भूल हो रही है। जैसे अभी इसी से देख लीजिए कि जब देश बता रहा है कि ये टूल किट के संबंध में जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र और यहाँ की ताकतों से मिलकर के भारत को अस्थिर करने की जो साजिश की गई थी, तो उसकी जो पकड़ धकड़ हो रही है, उसके जो खुलासे हो रहे हैं, फिर ये दुश्मन ताकतें जो है, ये जेएनपीसी और वामदल और इसके और खास करके केजरीवाल वो ये भी खुलासे हैं कि केजरीवाल जो है किसी खालिस्तानी आतंकवादी के घर वो ठहरा भी था। तो ये ताकतें अभी भी मैंने राजनीतिक सिस्टम में कहीं सत्ता में अभी भी हैं। तो यही चुनौती है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए और इस देश के लिए। और तो इस समस्या को पहले पहचानने की आवश्यकता है, और खास करके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देख करके तब समझ में आएगा कि इसका वो ऐतिहासिक आयाम क्या है, और इसका इलाज क्या है। उसके इलाज को भारतीय जनता दल बहुत अच्छे से बताएगा। हाँ, इस ऐतिहासिक वो पृष्ठभूमि को समझने के लिए भारतीय जनता दल पिछले किसी एपिसोड में ये बताया था कि
प्लासी का युद्ध 1757, और प्लासी के युद्ध के बाद ही जो है हमारी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इस देश की बहुत बहुत खतरनाक दुश्मन थी, उसके पांव जमे। उसके विषय में ये देश को जानना चाहिए कि वो युद्ध जो था वह वो पंजाब के नवाब, पंजाब नहीं सर, पश्चिम बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लाइव के बीच में हुआ था। तो नवाब सिराजुद्दौला को हराने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जो उसका मुख्यालय था लंदन में, उससे सहायता मांगी थी। तो वहाँ के लंदन के इसके ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने कहा कि यहाँ से कोई सेना उना नहीं जाएगी, आप वहीं भारत में ही स्थानीय रूप में अपना कोशिश करो। तो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लाइव ने जो है नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति को ही लालच दे करके मिला लिया। लालच दिया कि ये तुम मेरा साथ दो, तो और मेरा साथ दो और तो इससे तुम्हारे नवाब सिराजुद्दौला को हरा करके और तुमको ही वो नवाब बना देंगे और काफ़ी रुपया पैसा भी देंगे। इस तरह की लालच उसको दिया, तो उस लालच में आ गया। अब वो यही लालच ही जो है देश के साथ गद्दारी है। और तो उस युद्ध में उसने जो है वो क्लाइव के दुश्मन क्लाइव के इशारे पर नवाब सिराजुद्दौला की 18,000 सेना को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के महज 300 सैनिकों के आगे वो आत्मसमर्पण करवा दिया। तो बात इतनी सी ही नहीं थी। इस शर्मनाक और अपमानजनक और एक साजिश के तहत जो हार जो थोपी गई इनके ऊपर, नवाब सिराजुद्दौला के ऊपर, उसको 1 लाख लोग तमाशा देख रहे थे। और यदि वाकई में उनको यदि थोड़ा भी ज्ञान होता कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आज धोखे से, साजिश से नवाब सिराजुद्दौला को पर विजय पा रही है, वह इस देश की शत्रु है, हमारी भी शत्रु है, सबकी शत्रु है। तो वो 1 लाख लोग वो वहीं पर जो है वो क्लाइव का भी, मीर जाफर का भी हिसाब कर दिए होते, लेकिन ऐसा नहीं किया। लोगों को पहचानने में ये बहुत बड़ी भूल हुई कि देश का दुश्मन कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्लाइव या नवाब सिराजुद्दौला। तो वही चीज आज भी है। फिर आज़ादी की लड़ाई की बात हुई। जनता तो अंग्रेजों के खिलाफ तो जनता तो त्रस्त थी ही। और फिर वो अंग्रेज जो शासन कर रहे थे, 1857 में जो प्रथम संग्राम हुआ, तो उसमें हिंदू मुस्लिम एकता जो है बहुत वो उभर कर के आई, अपने शबाब पर थी, अपने क्लाइमेक्स पर थी। तो जिससे वो जो हुक्मरान थे, अंग्रेज थे, उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने तय किया कि भाई यदि इस देश में हुकूमत करनी है तो इस एकता को तोड़ना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम एकता को जो है तोड़ करके ही या हिंदू और मुस्लिम को अलग करके ही जो है इस देश में शासन किया जा सकता है। और फिर उनकी ये चिंता थी कि कम से कम एक ऐसी संस्था बनाई जाए कि जो कि ये प्रतीत हो, भारतीयों के बीच में ये प्रतीत हो कि ये भारतीयों के हित के लिए है, लेकिन वो वास्तव में हकीकत में
वो अंग्रेजों के लिए जो वो अंग्रेजी सरकार के लिए काम करे। तो इसलिए अंग्रेजों ने इसलिए अंग्रेजी सरकार ने किसी अंग्रेज ये हुम के द्वारा 1885 में उसकी स्थापना करवाया। और वो जो कांग्रेस है वो माने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आज़ादी की जंग का मुखौटा पहने हुए वो अंग्रेजी हुकूमत की वो दलाल और मुखबिरी करती रही। और आलम तो ये था कि कभी उस आज़ादी की जंग के दौरान कभी कभी वो मुखौटा जो है वो उतर भी गया था। उतर ऐसे गया था कि उसी कांग्रेस में से कुछ लोग निकल करके सीधे बोल रहे थे कि हम जो है इसी जो अंग्रेजी सरकार में शामिल होंगे। एक जो है वो स्वराज पार्टी बनाई गई थी, इसमें कौन था, ये जो गद्दार है ना वो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इसका पिता मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू और CR दास मिलकर के जो है वो स्वराज पार्टी बनाए थे कि वो अंग्रेजी सरकार के साथ मिल करके जो है वो शासन को चलाएंगे। तो कहीं कहीं जो है ऐसे भी वाक़यात आए हैं, ऐसे भी मौके आए हैं कि जब वो आज़ादी की जंग का मुखौटा जो पहनी हुई थी ये कांग्रेस, वो मुखौटा भी जो है उतर गया था। तो वो जो है ये कांग्रेस जो है बराबर जो फैलाती रही कि उसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। वाकई में वो जो है अंग्रेजी सरकार की मुखबिर और दलाल थी। लेकिन यह बात जो है वो ये तथ्य जो है वो आया कब, वो आया कब जो है ये तो जो इसमें सत्तासीन है बीजेपी वालों को ये चाहते हैं जेएनपीसी वाले कि जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो तब आप कहाँ थे। तो इनको भी जवाब नहीं बनता और इतना भी नहीं कह पाते कि नहीं भाई आप जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले आप हैं ही नहीं। आप तो मुखबिर और दलाल थे अंग्रेजी सरकार के। तो इतना मॉरली डाउन रहते हैं ये बीजेपी वाले उनके आगे कि इतना भी वो बोल नहीं पाते हैं। और उस पर से इन सबों ने, इस जेएनपीसी वालों ने अपने इतिहासकार या वामपंथी इतिहासकार बिठा दिए, जिन्होंने झूठ का सिर्फ जो गांधी नेहरू को केंद्र बना करके पूरा जो है वो जलेबी छाना है उस इतिहास में। तो ये जो आज़ादी की जंग का दम भरने वालों की असलियत की वो अंग्रेजी सरकार के मुखबिर और दलाल थे, यह तथ्य जो है पहली बार जो है वो भारतीय जनता दल जनता के सामने वो रख रहा है। और इसके बाद जो इन अमर शहीदों ने जो जज्बा जगाया वो कुछ समय के लिए था, लेकिन पूरा देश जो है उसमें वो रंग नहीं पाया चूंकि ये अंग्रेजी सरकार और उसके मुखबिर ये कांग्रेस जो वार्षिकता थी, उनके जज्बे को जो है पूरे देश में वो फैले नहीं दिया। जब अंग्रेज भागे भी तो इन्हीं अमर शहीदों की कुर्बानी से जो आज़ाद हिंद फौज थी, जिसकी स्थापना हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी आज़ाद हिंद फौज। तो उस आज़ाद हिंद फौज के 60,000 सैनिकों में से 26,000 सैनिक शहीद हो गए। मैंने वो अंग्रेजी सेना के खिलाफ लड़ते हुए इस देश को आज़ाद कराने के लिए। तो वो जो आज़ाद हिंद फौज की 26,000 सेना जो शहीद हो गई, उसकी कुर्बानी की प्रेरणा से जो है वो रिन में रॉयल इंडियन नेवी में और जो है जो हमारी जो थल सेना में बगावत हुई, उस बगावत को देखते हुए और प्लस और जो है
द्वितीय विश्व युद्ध जो कि खत्म हुआ था 1945 में, तो उससे भी अंग्रेज जो है वो जो है जो यानी टूट चुके थे। तो वो अंग्रेज तो जाने वाले ही थे। तो इसको ये दो गद्दार जो है, खास करके मुख्यतः जो मोहनदास करमचंद गांधी और ये जवाहरलाल नेहरू, ये भाग गए थे। तो सत्ता हस्तांतरण में इन सबों ने साजिश करके सिर्फ नेहरू को के हाथों में सत्ता माने वो हड़पने के लिए ये पूरी वो साजिश किया। देश भी यानी इन्हीं सबों ने बांटा और 25 से 30 लाख लोग हलाक हो गए। जाने दी 3 करोड़ से ऊपर हमारे भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े। तो सत्ता ये सब नाती आई। तो ये सब जो है झूठ और अफवाह, ये शुरू से यानी जिसने जो है सत्ता भी हथियाई साजिश से, जिसने सत्ता हथियाने में देश को भी बांटा और जो है और जिसकी वजह से 25 से 30 लाख लोगों का खून बहा, 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजड़े, वह फिर जो है झूठ और जो है अफवाह और जो है और अपने मन माफिक जो है वो इतिहास लिखवा करके वोट पाते रहे। उस नेहरू को जो है वोट मिलता रहा और जो है वो सत्ता में रहा और वही ने पूरे खानदान को वोट मिलता रहा। तो ये बहुत बड़ी कमजोरी हमारे भारतीय समाज की है। हमारे भारतीय समाज की कमजोरी जो ताकत क्या है कि इसी मिट्टी से तमाम संत हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं और ये संत महात्माओं की भूमि रही है। और हाल के संतों के विषय में बताया भी गया है कि नानक हैं, कबीर हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, रविदास हैं, सूफी संत हैं और तमाम इस तरह की भक्ति करने वाले भी हैं। तुलसीदास हैं, रसखान हैं, सूरदास हैं, तमाम हैं इस टाइप से। और देश पर मर मिटने वाले जो है वो राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस हैं, शहीद आजम भगत सिंह हैं, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद हैं, अमर शहीद जो है अशफाक उल्लाह हैं, अमर शहीद जो है खुदीराम बोस हैं, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती हैं, अमर शहीद जो श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई हैं, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा हैं, अमर शहीद श्रीमती रानी गड्डल, ये सब हैं। लेकिन इनके जज्बों का भारतीय जनमानस में वो प्रचार नहीं हुआ, प्रसार नहीं हुआ और ये ताकतें पूरे सिस्टम पर हावी रही। लेकिन भारतीय जनता दल अब ये होने नहीं देगा। अब उन्हीं जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के इन सारी ताकतों को जो है भारत की पावन धरती से नष्ट में नाबूद करने के लिए वो कृत संकल्प है। और वो भी अपने पूरी जो है वो पूरे भारतीय अवाम को एक करके भारतीयता के आधार पर। तो जहाँ भी अभी इसका असर है जेएनपीसी का, खासकर पंजाब में है, केरल में है और जगहों पे है। ये भारतीयता की जैसे भारतीयता की अलग जगेगी, भारतीयता की बात लोग अपनाएंगे, समझेंगे, उसका व्यवहार करेंगे, ये जेएनपीसी अपने आप जो है वो उखड़ जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जेएनपीसी को तो पालने वाले ये हैं सब ने, ये बीजेपी वाले हैं, मोदी जी हैं। आज जो निकायों का जो चुनाव परिणाम जो जेएनपीसी आया, उसके पीछे सिर्फ जो है ये बीजेपी और मोदी जी हैं। इनकी इतनी बड़ी फौज है, वो जो है वो कार्यकर्ताओं की और नेताओं की, बोलते हैं ना 12 करोड़ है, पता नहीं जो भी है। अब यही है कि वो वामदल वाले और ये जेएनपीसी वाले झूठ और अफवाह जो है वो फैला ले जाते हैं। ये सही बात नहीं वो बोल पाते हैं। उनके झूठ और अफवाह को ये काट नहीं पाते हैं।
और काटेंगे, अच्छा, और काटेंगे, और काटेंगे भी क्यों भाई? जिसकी मंशा में है कि भाई कि ये जो वाम दल हुए चाहे जीएनपीसी हुए, इनको होना जरूरी है बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए, पालेंगे इनको। तो समस्या की जड़ तो ये है ना कि जिन ताकतों को इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश के सुकून के लिए, आंतरिक सुकून के लिए इनका नाश जो है आवश्यक है, अनिवार्य है, उनको ये जो बीजेपी वाले मोदी जी पाल रहे हैं। यही तो पूरी समस्या की जड़ है। और इसी को भारतीय ताकत दल जैसे जैसे माने और घटनाएं होती हैं उसको अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बता रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि पहले तो हम भारतीयता लाएं, भारतीयता का एहसास करें, और भारतीयता का जब भी भारतीय एकता का संचार होगा, व्यवहार होगा, तो ये जीएनपीसी और वाम दल और इसी तरह से और भी जो विघटनकारी ताकतें हैं जो कि राजनीतिक दलों के बेस में, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बेस में, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे आप टीएमसी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, डीएमके, एआईडीएमके, टीडीपी, कोई भी हो, वो सब के सब जो है स्वतः जो है समाप्त हो जाएंगे। तो जरूरत इस बात की है कि, और ये जो साजिश करते हैं एनपीसी वाले समाज में अनभेद विभेद, एक दुखड़ा और है, जितने ये पांथिक संगठन हैं उनका भी गठजोड़ इनसे है। जैसे जहां इस्लाम आस्था वाले समाज के जो पांथिक संगठन हैं, वो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस या एआईएमआईएम टाइप का जो भी है, इनसे जो है वो बराबर गठजोड़ है। असल में इतना ही नहीं, जो हिंदू सनातन के भी जो है संगठन है, जैसे विश्व हिंदू परिषद और क्या हिंदू वाहिनी, आरएसएस तो इसी जीएनपीसी का बिल्ली का पंजा ही है, गठजोड़ ही नहीं बल्कि ये आरएसएस इस जीएनपीसी का बिल्ली का पंजा है, कटपा है। तो ये पांथिक संगठन जो है, इसका भी गठजोड़ जो है इस जीएनपीसी से है। तो वह भी एक खतरा है। और इसीलिए जो इनकी ओर से जो प्रचार करने वाले हैं, खास करके जैसे कि वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह जैसे, वो जो है नेहरू की बात थोड़ी बहुत करेंगे, लेकिन जैसे वो दीवार छूने वाली बात, लेकिन सारा उनका ध्यान होता है इस देश में जो भारतीय समाज का ताना बाना है उसको तोड़ने का, इस्लाम के खिलाफ तमाम वो आग उगलना। और जैसा कि भारतीय ताकत तो बता रहा है कि चूंकि ये एनपीसी का पांथिक संगठनों से भी वो है, तो इनका जो है वो खालिस्तानियों से वो है। अब जैसे किसी यूट्यूब में ये बताया जा रहा था कि स्वर्ण मंदिर में आप जाइए, स्वर्ण मंदिर में जो भिंडरा वाला आतंकवादी था उसके यानी टी शर्ट मिलती है वहां पर। तो समझ जाइए किस तरह से आतंकवादियों की वो जो हमारे पंजाब की जो मानसिकता में किस तरह से पैठ है, और वो पैठ जो है वो पांथिक के रास्ते से, वो सिख धर्म के रास्ते से। तो ये समझाने की आवश्यकता है कि भाई भगत सिंह जो है इस पंथ वगैरह को जो है यानी देश के लिए कुर्बान होने के लिए और देश के लिए जो है वो शहादत होने के लिए पंथ को दूर रखा। उसी प्रकार जो है किसी भी राजभक्त के लिए ये परम आवश्यक है
कि वो जो पंथ है उसका, चाहे हिंदू सनातन का है, चाहे इस्लाम का है, चाहे सिख का है, चाहे ईसाई का है, वह राष्ट्रीय कार्यों के लिए, देश के लिए उसको व्यक्तिगत चीज मान करके उसको दूर रखा है, और उसको निभाना भी है तो व्यक्तिगत रूप से निभाया। इसीलिए एक खालिस्तान हुआ, अकाल तख्त हुए, ये जेएनपीसी का ये जो है वो गठजोड़ है। खालिस्तानी आतंकवादियों के समर्थन में जेएनपीसी भी आती है, ये जो गद्दार केजरीवाल भी आता है। तो ये सारी समस्याओं को समझना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता दल को पूरा विश्वास है कि हमारे उन अमर शहीदों की कुर्बानी में इतनी ताकत है कि वो भारतीय एकता और भारतीयता आधारित भाईचारा और उसका सद्भाव और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति को जगाएगा। और जब जगाएगा तो ये देश के दुश्मन ताकतें जो है, पंजाबी नहीं पूरे देश से उखड़ जाएंगी। तब ये भाग करके जो है ये जो नेहरू परिवार है, जिसका अवशेष बचा हुआ है, वो गद्दार राहुल और गद्दार सोनिया और गद्दार प्रियंका जो है, ये भाग करके वहीं जाएंगे, इटली जाएंगे। लेकिन फिर भी भारतीय जनता दल उनको वहाँ भी नहीं छोड़ेगा। उस देश के खिलाफ गद्दारी का हिसाब उनको पकड़ करके वहाँ से इटली से लाएगा, और वो हिसाब उनको यहीं पर इसी देश में चुकता करना पड़ेगा। तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन देश को जगाना है भारतीयता के आधार पर, एकता, और जो पंथ को हमेशा व्यक्तिगत के रूप में रख करके जो है उसको सीमित रखने की जरूरत है। पंथ का सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में इसका बिल्कुल परहेज हो, इसको जो है सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। और इसका बहुत बड़ा दोष वो पंजाब की मानसिकता में है। सिख पंथ, अकाल तख्त, फिर खालिस्तान, ये और फिर जेएनपीसी, ये चारों का जो है वो गठजोड़ है। तो इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए हमारे अमर शहीदों की जो प्रेरणा है, जो कि सुभाष चंद्र बोस से लेकर शहीद आजम भगत सिंह से लेकर के तमाम है, जो कि इस गठजोड़ को, इस दोष को जो बहुत अच्छे तरीके से वो शिकस्त दे सकती है। तो इसमें जरा भी कोई संशय भी नहीं है, और न इसमें वो घबराने की आवश्यकता नहीं है, और न बहुत जो है उत्साहित होने की जरूरत है। जेएनपीसी का नाश होगा, जरूर होगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक जो है परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। आइए एक चीज़ और बताना जरूरी है कि जहाँ ये भारतीय जनता दल ये जेएनपीसी वाम दलों के नाश की बात करता है, ये बीजेपी के लोग जो है भारतीय जनता दल से ही वो शत्रुता रख रहे हैं कि भाई धमकाते हैं। बीजेपी के लोग वो छोटे भाइयों के जरिए धमकाते हैं कि बहुत हो चुका, अब मैं देखूंगा इस भारतीय जनता दल को। हालांकि सामना होगा तो इसे वो मुकर भी जाएंगे, इसलिए कि वह भी झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बड़े माहिर हैं। लेकिन धमका रहे हैं कि इस जो यूट्यूब के माध्यम से जो हकीकत सामने आ रही है, उससे उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। तो हम देखेंगे, और जो है मारपीट वगैरह या और भी जो है इस तरह से अनैतिक तरीकों से निपटेंगे भारतीय जनता दल संगठन से। तो इस तरह की धमकी, यानी वो शत्रु मान रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय अवाम ताकत दल को अपना शत्रु मान रही है। ये समझ ले, माने वो इन देश विरोधी ताकतों को अपना शत्रु मानने के बजाय वो भारतीय जनता पार्टी भारतीय अवाम ताकत दल को अपना शत्रु मान रही है। ये देखिए उसका चरित्र। तो ये इस तरह की सारी समस्याएं हैं। तो भारतीय जनता दल को पूरा यकीन है, और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों
को भी यकीन होना चाहिए और पूरा विश्वास होना चाहिए कि भारतीयता के माहौल, भारतीयता का आचरण व्यवहार जब आएगा तो ये देश विरोधी ताकतें, माने जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रलाल चौकड़ी और वामदल और साथ साथ बीजेपी वाले भी, यह भारत की धरती से बिल्कुल उड़ जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और वही अपना जो है असली भारत होगा। ठीक है ना। तो इन्हें आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।